प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की तस्वीर नई नहीं है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, चर्चा होती है और फिर बात खत्म हो जाती है, लेकिन तस्वीर नहीं बदलती। एक बार फिर कौशाम्बी से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां एक एड्स पीड़ित परिवार का इलाज करने से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मना कर दिया। हालांकि जी संगम पर खबर दिखाए जाने के बाद जिले के आला अधिकारियों ने आनन फानन में पीड़ित परिवार को इलाहाबाद के स्वरूप रानी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो दूसरी तस्वीर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत बने हेल्थ पोस्ट की सामने आई है। ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं, क्या राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की राह पर चल रही है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना? सरकारें एड्स की जागरूकता और एड्स के इलाज के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल फूकती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर एड्स को लेकर अस्पतालों का रवैया क्या है, इसकी तस्वीर सामने आई है कौशाम्बी से, जहां एक परिवार को जिला अस्पताल से सिर्फ इसलिए भगा दिया गया क्योंकि वो एड्स पीड़ित थे। हालांकि संगम की खबर के बाद जागे प्रशासन ने पीड़ितों को इलाहाबाद के ART अस्पताल में सेंटर में भर्ती कराया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के इस रवैये ने जो सवाल खड़े किए हैं उनके जवाब अभी भी मिलना बाकी है। दवाई देते तो हमारा आदमी खुदे बच जाते, दवाई को नहीं देते। राशन देता है, कुछ नहीं मिलता, न राशन न कुछ। अपने दर्द को बयां करते करते जिन आंखों से आंसू छलके हैं और गला भराया है, उन्हें हम आपको दिखा नहीं सकते, मगर ये महिला 21वीं सदी के समाज की एक हकीकत बयां कर रही है। जी हां, कौशाम्बी के बलीपुर टाटा गांव की ये महिला एड्स से पीड़ित है। कुछ दिन पहले एड्स ने उसके पति और एक मासूम बेटी को भी ले लिया। महिला के मुताबिक अगर दोनों को वक्त पर इलाज मिलता तो शायद आज दोनों जिंदा होते। दवाई दे देते हैं तो कहीं खत्म होते, कहीं ना दवाई न मिलेगी, भागो दुआरे। महिला का ये भी आरोप है कि सरकारी से लेकर निजी अस्पताल तक में उसे भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। एड्स होने की वजह से डॉक्टर उसे हाथ तक नहीं लगा रहे, उसे हर जगह से भगा दिया जाता है। बात जब जिलाधिकारी तक पहुंची तो वो किसी ठोस कार्रवाई की जगह जांच की बात कहकर खाना पूर्ति करते नजर आए। इस पे हम देखेंगे, कार्रवाई कराते हैं कि कौन लोग ऐसा कर रहे हैं गलत काम, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हैरत की बात तो ये है कि केंद्र और राज्य सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर एड्स को लेकर कितने ही जागरूकता कार्यक्रम चलाती हैं। बावजूद इसके अस्पतालों में एड्स पीड़ितों के साथ सौतेला व्यवहार समझ से परे है। वहीं ये वाकया 21वीं सदी में आधुनिकता की चादर ओढ़कर जीने का दावा करने वाले समाज पर भी सवाल खड़े कर रहा है। कौशाम्बी से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वास्थ्य विभाग की रवैये और बदहाली की कहानी यही खत्म नहीं होती। दरअसल एक ओर जहां मरीजों को लेकर सरकारी अस्पतालों का रवैया संवेदनहीन नजर आता है, वहीं अस्पतालों के इंतजाम भी ऐसे हो चुके हैं जहां इलाज मिल पाना भी मुश्किल है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की हालत क्या हुई है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी के साथ राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन इसकी हकीकत भी NRHM से अलग नहीं है। जी मीडिया संवाददाता विवेक तिवारी ने राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन की पड़ताल की, क्या सामने आया इस रिपोर्ट के जरिए जरा समझते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना यूपीए सरकार के दौर में चलाई गई एक बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है, जो अपनी खूबियों के चलते कम और भ्रष्टाचार के चलते ज्यादा सुर्खियों में रही है। यूपीए सरकार ने इस योजना से न जाने क्या सबक लिया और न जाने क्या प्रेरणा ली कि अपने कार्यकाल के आखिर में इसी तर्ज पर राष्ट्रीय नगरीय स्वास्थ्य मिशन योजना भी लॉन्च कर दी। लेकिन इसका हाल भी NRHM जैसा ही दिख रहा है। पहले इसका ढांचा समझ लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। 22 फरवरी 2014 को NUHM योजना का आगाज हुआ। इसका मकसद 50,000 की आबादी पर एक हेल्थ पोस्ट खोलने का था, जहां आम बीमारियों के इलाज के अलावा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया जा सके। इस योजना के तहत पूरे यूपी में 370 हेल्थ पोस्ट खोले जा चुके हैं, जबकि 80 और खोले जाने हैं। योजना में 75% पैसा केंद्र सरकार, जबकि 25% पैसा राज्य सरकार देती है। प्रदेश में इस साल इसका बजट 154 करोड़ रुपए का है। हर हेल्थ पोस्ट में कम से कम 4 लोगों का स्टाफ होता है, जिसमें एक MBBS डॉक्टर,
एक नर्स, एक लैब टेक्नीशियन, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का प्रावधान है। ये सभी लोग संविदा पर रखे जाते हैं, यानी एक तरह का सरकारी क्लिनिक है हेल्थ पोस्ट। लेकिन कागजी प्रावधानों से अलग इसकी असल हकीकत क्या है, ये आप खुद देख लीजिए। तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ के हुसैनाबाद हेल्थ पोस्ट की है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन का मकसद ये है कि जो शहरों में, नगरों में रहने वाले गरीब तबके के लोग हैं, खासकर उनका इलाज ठीक से हो जाए, या जो बेसिक इलाज होता है, प्राइमरी इलाज होता है, वो उनको यहाँ से मिल जाए। और अगर केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको यहाँ से बड़े अस्पतालों में रेफर किया जाता है। ये लखनऊ में तकरीबन 24-25 हेल्थ पोस्ट सेंटर चल रहे हैं, और किस तरह से यहाँ पर कामकाज हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। दवाएं रखने के लिए किराए के मकान में ये सुविधा दी गई है कि किराए के मकान में ही ये चलना है हेल्थ पोस्ट सेंटर, जहां पर दवाओं को रखने की जगह नहीं है। जमीन पर दवाएं रखी जाती हैं, धूल मिट्टी में। डॉक्टर तो यहाँ पर जरूर हैं, वो मरीजों का इलाज भी करती हैं। तकरीबन 100 मरीज इस हेल्थ पोस्ट सेंटर में अकेले आते हैं। लेकिन जो संसाधन है और जिस तरह से इस योजना को चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में खास तौर से, और लखनऊ में, वो भी राजधानी में, उसका हाल आपके सामने है। ये आप देखें कि ये ब्लड प्रेशर नापने की ये मशीन कहलाती है, और ये खराब है। तो ये बीपी नापने की छोटी सी मशीन है जो अक्सर आप डॉक्टर्स के यहाँ देखते होंगे, खराब इस स्टोर में पड़ी हुई है, बेकार। नहीं, हमारे पास जो पहले बहुत स्टाफ था, फिर 4 स्टाफ यहाँ से हटा दिया गया, लेकिन वो लोग मेनली चौकीदार वगैरह थे। तो अब जैसे जो है स्टाफ जो है कमी पड़ती है, क्योंकि एएनएम्स नहीं है। एएनएम जो है वो चली जाती है सेवा सदन, जैसे इस बार सैटरडे को जो है टीकाकरण हुआ वो फील्ड में चली गई, तो फिर अब यहाँ पे शॉर्टेज पड़ जाती है, क्योंकि एक सिस्टर, एक हम। हुसैनाबाद हेल्थ पोस्ट के बाद हमारी टीम पहुंची खदरा इलाके के हेल्थ पोस्ट पर। ये सेंटर ऐसे मकान में चल रहा है जो कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। बात उपकरणों की करें तो यहाँ थर्मामीटर तक नहीं है जिससे कि बुखार नापा जा सके। ये दूसरा हेल्थ पोस्ट सेंटर है खदरा इलाके में, लखनऊ का जो खदरा इलाका है, और ये बीमारी और बीमारी से होने वाली मौतों को लेकर एक वक्त बहुत सुर्खियों में था। ये स्विच बोर्ड है, अच्छा आप देख सकते हैं। ये रूम, टूटी हुई कुर्सियां और धूल से भरी हुई ये मेज। यहाँ पर वैक्सीनेशन होता है, जो वैक्सीन आती है वो सीधे आती है। यहाँ वैक्सीन को के लिए कोई फ्रीज वगैरह नहीं है, ये इसी तरह से इसी डिब्बे में आता है। और डॉक्टर साहब कब से नहीं आए हैं? डॉक्टर साहब तो 18 तारीख से गई हुई हैं, छोड़ दिया। अच्छा, डॉक्टर ने छोड़ दिया। तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है? अभी नहीं आ रहा कोई डॉक्टर। तो उनकी जगह पे कौन देखता है मरीजों को? आप क्या हैं? मैं सिस्टर हूँ। आप सिस्टर हैं? जी। अच्छा, आप ये दवाएं वगैरह, मरीज को मर्ज क्या, ये सब आप जानती हैं? जी हाँ। क्यों सिस्टर है तो नहीं जानेंगे क्या? अच्छा, नहीं तो इस बात की आपने वहाँ कंप्लेन नहीं की कि भाई डॉक्टर नहीं है यहाँ पर, दवाओं को रखने का इंतजाम बहुत अच्छा नहीं है? क्या नहीं है? अलमारी है तो। अलमारी नहीं है तो वो तो ऐसे ही रखी हुई है मेज की। अलमारी है, अब अलमारी भर गई है, अब उसमें जगह नहीं है तो अलग। स्टोर रूम है कोई? वही स्टोर रूम है। बुखार के लिए आता तो कैसे पता लगता है? बुखार के लिए ऐसे हाथ से देख के दवाई दी जाती है। जब थर्मामीटर का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय जैसे देखते थे वही सिस्टम है। जी हाँ। एनआरएचएम की निगरानी करने वाली जिला मॉनिटरिंग कमेटी ही इस योजना की भी निगरानी करती है, लेकिन हाल क्या है ये तस्वीरें बता रही हैं। भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। 154 करोड़ का बजट इस साल दिया है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के लिए सरकार ने, और 80 के करीब हेल्थ पोस्ट सेंटर प्रदेश में और खुलने हैं। लेकिन लखनऊ में जो है उनका हाल हमने आपको दिखाया। अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में इस योजना की हकीकत क्या है, इसका हाल क्या है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मैं विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। वाकई स्थिति को देखकर एक तरीके से खुद को ये कहने से नहीं रोक पा रहे कि सब कुछ लग रहा है भगवान भरोसे। जाहिर है दोनों खबरें चौंकाने वाली हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कई सवाल खड़े करती हैं। क्या डॉक्टरों को नहीं पता कि एड्स छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं होती है? आखिर गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों का ये रवैया क्यों? क्या आप राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में जानते हैं? आपके इलाके में सरकारी अस्पतालों में क्या सुविधाएं मिलती हैं? क्या आप सरकारी अस्पतालों की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? ये दरअसल कुछ वो सवाल हैं
जो शायद बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर आप किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास। और अगर वहां पे डॉक्टर नहीं मौजूद है तो फिर वहां पर आपको कौन देखेगा? ये नंबर्स हैं, इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 012025111063, 180018015525। अवधेश एक दर्शक फर्रुखाबाद से। अवधेश, क्या कहना चाहते हैं? स्वास्थ्य विभाग को लेकर लगता है आपको वो गंभीरता है डॉक्टरों में या विभाग में? जी, मैं अवधेश दिवाकर फर्रुखाबाद कायमगंज से हूँ। हाँ, बताइए। मैडम, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो स्वास्थ्य विभाग है, हमारा पूरा जो ढांचा है, क्योंकि पूरे देश में 80% 70% जो आबादी है वो ग्रामीण में रहती है, और वहाँ पर पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं और मूल जो कारण है हमारे, वो विषय इस बात के हैं कि हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जैसे अस्पताल तो गांव में बन गए हैं लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं। अब जब कोई बीमारी गंभीर है, जैसे अभी हेल्थ पे बात चल रही थी, अभी एड्स की बात आ रही थी मैडम, अब कोई भी डॉक्टर उसे छूना नहीं चाहता है। छोटी सी बीमारी में अगर डॉक्टर जब के पास में किसी स्वास्थ्य विभाग में आपने भी कोई ऐसा मामला देखा है क्या? हाँ, देखे हैं, हमने अस्पतालों में देखे, लोग छूते नहीं है, क्योंकि अगर खुद हमने गांव में देखे हैं, अगर किसी को टीबी की बीमारी हो जाती है उसे दूर से खाना खिलाते हैं। कहने का मतलब हमारे एक समाज में क्रूरति पैदा जैसे अंधविश्वास है, उसी तरीके से हमने डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दे रखा है। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लें, क्योंकि हमारा ज्यादातर आबादी है पूरे हिंदुस्तान की, वो गांव में बसती है। और मैं जीवन संगम के माध्यम से मैं पूरे देश को संदेश देना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी डॉक्टर हैं वो भगवान का दर्जा देते हैं पूरे मानव समुदाय में। चलिए अवधेश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। एक और दर्शक है हमारे साथ, मुकेश है मुंबई से। मुकेश, क्या कहना चाहते हैं? तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं कि सीधा सीधा स्वास्थ्य से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, लेकिन सवाल ये भी कि जब एड्स का पेशेंट पहुंचता है तो क्या उसे उस तरीके से देखा जाता है, उसे क्या मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता? क्योंकि यहाँ पे जो मामला सामने आया था उसके बाद जब जी संगम ने खबर को दिखाया तब वो पेशेंट एडमिट हो पाया है। ऐसे में क्या डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं होती? क्योंकि सबको पता है कि एड्स छूने की बीमारी नहीं है, ऐसे में क्यों डॉक्टर हिचक जाते हैं कई बार अगर इस तरह से कोई पेशेंट आता है तो उसके इलाज को लेकर? दूसरा सवाल ये है कि जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो क्या मिल रही है? क्योंकि दरअसल इस पर बहुत ज्यादा लंबा बजट होता है, करोड़ों का बजट दिया जाता है इन स्वास्थ्य योजनाओं को लेकर। खासतौर पे अगर हम राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के बारे में बात करें तो करोड़ों का इस पर बजट खर्च हो रहा है, लेकिन दरअसल उस पैसे का लाभ क्या एक आम आदमी को मिल पा रहा है? क्योंकि कुछ भी चीजें अगर हो रही हैं तो वो सीधे सीधे आम आदमी के लिए ही हो रही हैं। विकास एक दर्शक है फतेहपुर से। विकास, क्या लगता है आपको कि वाकई सब कुछ भगवान भरोसे? नहीं, भगवान वो तो भगवान भरोसे है ही है, सर वो भगवान का रूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी आदि कमियां होती हैं, ऐसे कि जो बताई नहीं जा सकती। जैसे कि अभी देखा टीवी में कि सब साफ सफाई रख रखाव, इससे भी बीमारियां होती है ना आदमियों को, कुछ बीमारियां ऐसी होती है गंदगी से होती है। हाँ, तो किसको इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप? जी, ये तो जिम्मेदार तो ये डॉक्टर ही होंगे, जब डॉक्टर ही नहीं वहाँ पे होंगे तो कैसे होंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास, आपने अपनी बात रखी। तो हर कोई हकीकत जानता है, लेकिन इस हकीकत को कैसे बदला जाए? वाकई ये लगे कि नहीं स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है, और जब आप स्वास्थ्य केंद्रों पे जा रहे हैं, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो पा रही हैं। कुशीनगर से एक दर्शक गोलू हमारे साथ है। गोलू, आपको लगता है कि कभी ये स्थितियां बदल पाएंगी? नहीं। गोलू हमारे साथ है। टीवी का वॉल्यूम कम करिए पहले गोलू आप। हेलो जी बताइए। हाँ टीवी का वॉल्यूम कम करिए। टीवी का वॉल्यूम कम करिए, इसके बाद बात रखिए। हेलो हाँ टीवी का वॉल्यूम कम करिए, इसके बाद बात रखिए। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी से निवेदन है कि टीवी का वॉल्यूम कम करके अपनी बात रखिए, वरना आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि बहुत गंभीर मसला है ये, इसलिए आपकी राय बहुत जरूरी है। आम जनता के लिए ही योजनाओं की शुरुआत होती है, लेकिन आम जनता तक ही उसका फायदा नहीं पहुंच पाता। लेकिन कैसे इस हकीकत को सबको मिलकर बदलना पड़ेगा? अगर नहीं मिल पा रही है सुविधाएं तो इसके खिलाफ आवाज भी तो उठानी पड़ेगी। अनमोल बंसल एक दर्शक है सहारनपुर से। अनमोल, क्या कहना चाहते हैं?
ये सरकारी अस्पताल का इतना बड़ा खराब रवैया है कि अगर कोई स्थानीय आदमी जाता है तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिल पाती। लोग खुद बहुत परेशान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो वाकई परेशान है और हर आम और खास जो भी है वो इन तमाम मुश्किलों से रूबरू भी हो रहा है, लेकिन फिर भी स्थितियां जस की तस। कुलदीप एक दर्शक उन्नाव से है। कुलदीप, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग रेफरिंग सेंटर हो गया है। किसी भी सीएचसी और पीएचसी पे जाएं अगर आप, कोई भी दुर्घटना हो जाए तो वो तत्काल डॉक्टर रेफर कर देते हैं, चाहे वो पीजीआई के लिए कर दें, चाहे मेडिकल कॉलेज के लिए कर दें। वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी इलाज नहीं होता, चाहे आरटीआई द्वारा इसकी सूचना प्राप्त कर ली जाए कितने पेशेंट्स को पीएचसी और सीएचसी भर्ती करती है। जी, चलिए कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। यूपी सरकार प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। देवरिया के पत्थरदेवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की देखभाल करने वाला कोई है ही नहीं। ना तो ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं और ना ही कर्मचारी। हालांकि कागजी तौर पर यह अस्पताल किसी आदर्श स्वास्थ्य केंद्र से कम नहीं। डॉक्टरों की गैर मौजूदगी का असर मरीजों के इलाज पर पड़ता है और ऐसे में मरीजों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। मरीजों का ये भी आरोप है कि अस्पताल में इलाज के लिए उनसे पैसे वसूले जाते हैं। तो वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद सीएमओ ने अस्पताल में छापेमारी की बात कही है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं मिल रहा है और जब गरीब लोग आते हैं तो उनसे कुछ रिश्वत लिया जाता है। क्या लिया जाता है? 1500 लोग मांग रहे हैं, बरियाई से लेते हैं लोग। कौन मांग रहा है? लेडी एथी वाले नर्स लोग जी, इलाज के लिए जी। यहाँ पर परेशानी, कोई सुविधा नहीं मिलता है यहाँ पर। तो यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली कोई नई बात नहीं है। अक्सर ऐसे आंकड़े सामने आते हैं जो वाकई चौंका देते हैं और तमाम सरकारी दावों को झुटलाते भी नजर आते हैं। स्वास्थ्य विभाग और अन्य गैर सरकारी संस्थाएं डिस्ट्रिक्ट लेवल हेल्थ सर्वे और एनुअल हेल्थ सर्वे के आंकड़ों को सबसे ज्यादा पुख्ता मानती है और इसके मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी में जरूरत के हिसाब से डॉक्टरों और अस्पतालों की भारी कमी है। खासकर ग्रामीण इलाकों में ये स्थिति और ज्यादा खराब है। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले यूपी में बसे 1,10,000 गांवों पर सिर्फ 11,403 सब सेंटर्स हैं और इनमें ज्यादातर सेंटर गांव की सीमा से काफी दूर पर बने हुए हैं, जहां गंभीर बीमारों को पहुंचाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। इतना ही नहीं, 42% से ज्यादा सब सेंटर किराए के मकानों में चल रहे हैं। क्या स्थितियां हैं वाकई, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। देश में नई सरकार आने की महज 6 महीने के अंदर भारत पाक के रिश्तों में कई दौर देखने को मिले, कई तरह की उठापटक भी देखने को मिली। मोदी ने शपथ ग्रहण में सार्क के सभी नेताओं को बुलाया तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए और इसके बाद जून और जुलाई 2 महीने ऐसे रहे जब ऐसा लगने लगा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहतर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अचानक 18 अगस्त को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की हुर्रियत नेताओं से मुलाकात ने सारे माहौल पर पानी फेर दिया। भारत ने साफ कर दिया है कि वो तब तक पाकिस्तान से बात नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अलगाववादियों से बातचीत बंद नहीं करेगा। अब नवंबर का महीना आ चुका है। हिमालय की गोद में बसे काठमांडू के सर्द मौसम में सार्क का मंच सज चुका है और संभावना ये जताई जा रही है कि यहाँ भारत और पाक के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिल सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान का रवैया वही है, लेकिन भारत नरम क्यों हो रहा है? 26 नवंबर का दिन, ये वो दिन है जब मुंबई आतंकी हमले की 6ठी बरसी मना रहा होगा। लेकिन मुंबई से सैकड़ों किलोमीटर दूर काठमांडू में दिख सकती हैं कुछ ऐसी तस्वीरें। नेपाल में हो रहे सार्क सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे हैं और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी। वो नवाज शरीफ जिनकी शराफत पर भरोसा कर पीएम मोदी ने उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था, लेकिन दिल्ली से नवाज की फ्लाइट जैसे ही उड़ी, शराफत के दावे हवा हो गए। सरहद पर गोलियों का शोर गूंजने लगा। आदत के मुताबिक पाकिस्तान ने वही किया जो वो पहले से करता रहा है, लेकिन इस बार भारत की तरफ से जवाब पहले की तरह नहीं बल्कि नए तरीके से दिए गए। वार्ताओं का दौर रोक दिया गया।
कहा गया कि जब तक पाक आतंकवाद नहीं छोड़ेगा बात नहीं होगी। फिर काठमांडू की सर्दी में हाथों की गर्मी के सहारे क्यों तलाशे जा रहे हैं? हालांकि मुलाकात को लेकर सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीरें कूटनीति के इशारे दे रही हैं। ये बात और है कि इन तस्वीरों का मतलब भारतीय विदेश मंत्री की नजर में सामान्य शिष्टाचार है। अगर एक इंटरनेशनल मीटिंग में अलग अलग देशों के लोग मिलते हैं तो आपस में नमस्कार करते हैं, सामान्य शिष्टाचार निभाते हैं, उसी के नाते हम लोग मिले। अब सवाल ये, क्या भारत ने मुंबई के दर्द भुला दिए हैं? क्या सरहद पर गोलियों का शोर कानों तक नहीं पहुंच रहा है? क्या वो गुस्सा जो पाकिस्तानी राजदूत और हुर्रियत नेताओं की मुलाकात के बाद भारत ने दिखाया था वो ठंडा पड़ गया है? क्या वो तल्खी जो संयुक्त राष्ट्र तक में दिखी थी वो नरम होने लगी है? अगर ऐसा है तो आखिर ये क्यों हुआ, जबकि पाकिस्तान अभी भी कह रहा है कि वो कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत करना बंद नहीं करेगा। खबरें अभी तक सूत्रों के हवाले से यही हैं कि मोदी नवाज की मुलाकात हो सकती है। वैसे भी सार्क सम्मेलन में सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं। औपचारिक मुलाकात न हो तो भी अनौपचारिक रूप से मुलाकात होती है। लेकिन क्या मोदी को नवाज से मिलना चाहिए? वो भी तब जब नवाज महज 6 महीने में अपने कई चेहरे दिखा चुके हैं। जरा फहरिस्त पर गौर कीजिए, मोदी के कार्यकाल में पाक का रवैया क्या रहा है। 26 मई को नवाज मोदी के शपथ ग्रहण में आए थे। जाने लगे तो मोदी ने उनकी मां के लिए गिफ्ट में शॉल दिया, तो नवाज ने मोदी की मां के लिए गिफ्ट में साड़ी भेजी। फिर पत्र व्यवहार हुआ। लगा कि रिश्तों की नई परिभाषा लिखने की तैयारी हो चुकी है। भारत पाक ने तय किया कि 25 अगस्त को विदेश सचिव स्तरीय वार्ता शुरू होगी, लेकिन उससे पहले 18 अगस्त को पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने हुर्रियत के नेताओं से बात की। भारत ने विरोध जताते हुए विदेश सचिवों की बातचीत को रद्द कर दिया। सितंबर में पाकिस्तानी पीएम ने यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाया तो तल्खी और बढ़ गई। मोदी ने भी यूएन में पाक को करारा जवाब दिया। यूएन में मोदी नवाज की मुलाकात नहीं हुई। अक्टूबर में पाकिस्तान ने सीजफायर का लगातार उल्लंघन किया। यानी भरोसा बनाने की हर कोशिश को पाकिस्तान ने बेकार की कवायद बना दिया। फिर सवाल ये कि काठमांडू में अगर मुलाकात हो भी जाएगी तो पीएम को क्या हासिल होगा? उल्टे उनके अब तक के रुख पर सवाल उठेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सार्क सम्मेलन में पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते भारत को इसकी पहल करनी होगी, क्योंकि भारत ने ही बातचीत रद्द की थी और इसलिए गेंद अब भारत के पाले में है। दरअसल जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है और वहां भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो अमूमन निगाहें उन्हीं पर होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी मोदी का नेपाल दौरा कई मायनों में अहम है। भारत के लिहाज से नेपाल से बेहतर रिश्ते अहम है, जिसकी पहल मोदी ने कर दी थी। अब उसे आगे बढ़ाने का वक्त है। भारत और नेपाल के बीच बस सेवा शुरू हो गई है। सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने नेपाल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू में बस को हरी झंडी दिखाई। वहीं दिल्ली में बस को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली से काठमांडू के बस के सफर में करीब 30 घंटे का वक्त लगेगा। बस दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से गोरखपुर, गोरखपुर से सुनौली और सुनौली से भैरहवा होते हुए काठमांडू पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काठमांडू में भारत नेपाल मैत्री बस सेवा को हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री बस के अंदर तक गए और इस बस के यात्रियों से मिले। इस दौरान की तस्वीरें आपके सामने हैं। बस के में प्रधानमंत्री के जाते ही बस में खुशी का माहौल हर तरफ नजर आया। लोगों में सेल्फी लेने की होड़ मच गई। हर शख्स प्रधानमंत्री के साथ एक सेल्फी चाहता था। मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया और लोगों से दिल खोलकर मिले। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री बस से नीचे उतरे और झंडी दिखाकर बस को रवाना किया। इस बस के यात्रियों के लिए ये मौका बहुत खास बन गया। सर सर बोलो ना, सर 35 पैसेंजर ट्रैवल टुडे। वाह, कितने बजे सुबह पहुंचेंगे? परसों सुबह पहुंचेंगे। बोलिए सर। जी रह गया। हाँ सर। मैं
ओके मोदी सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने ट्रॉमा सेंटर का भी उद्घाटन किया। नेपाल में फिर चला मोदी मैजिक। अच्छा संविधान बनाने के लिए दिए मंत्र। ट्रॉमा सेंटर और काठमांडू टू दिल्ली बस का उद्घाटन। जनकपुर जाने का भी किया वादा। ये तस्वीरें हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तकबाल में खड़े ये लोग बेहद उत्साहित हैं। पीएम की एक झलक पाने के लिए ये लोग घंटों से खड़े हैं। जब मोदी ने नेपाल की धरती पर पैर रखा तो वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। मोदी ने भी नेपाल की जनता को निराश नहीं होने दिया। यहाँ पर एक ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा कि भारत नेपाल की जनता की सेवा के लिए हर संभव मदद करेगा। ये ट्रॉमा सेंटर भारत और नेपाल के बीच एक जीवंत संबंध का उदाहरण बन रहा है और आगे भी इस ट्रॉमा सेंटर का अपग्रेडेशन करना होगा। टेक्नोलॉजी सपोर्ट की आवश्यकता होगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। भारत भविष्य में भी इस काम में नेपाल के साथ रहेगा, पूरी सहायता करता रहेगा। इतना ही नहीं, ट्रॉमा सेंटर के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के सियासतदानों से जल्द संविधान बनाने की अपील भी की और अच्छा संविधान बनाने का मंत्र भी दिया। इस दौरान उन्होंने नेपाल के लोगों से जल्द ही जनकपुर आने का वादा भी किया। नेपाल के संविधान के निर्मित में जितना विलंब होगा वो विलंब नेपाल के लिए अच्छा नहीं होगा। संविधान आप बनाएं, आपके तरीके से बनाइए, आपके निर्णय होंगे। भारत का उसमें कोई दखल नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपकी खुशी हमें मुस्कुराहट देती है और इसलिए भी संविधान का जल्दी बनना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी यहां सार्क समिट में बुधवार को 8 देशों की साझी तरक्की का मंत्र देंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो बात होगी कि जिस तरह से नेपाल दौरे पर है प्रधानमंत्री, इसके और क्या कुछ इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं।